电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने शीजांग के शिकाजी में भूस्खलन आपदा पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शी जिनपिंग किर्गिस्तान और मिस्र की राजकीय यात्रा करेंगे और चीन भारत सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। अब आप अखिल पारसर सुनिए आज के पूरे समाचार। 26 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे नेपाल की तरफ से आई भूस्खलन आपदा की वजह से शीजांग स्वायत्त प्रदेश के शिकाजी शहर के चिलोंग जिले में चिलोंग बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर जन हानि हुई और कई लोग लापता हो गए। आपदा के तुरंत बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता लापता लोगों की हर संभव तरीके से तलाश करना, खतरे में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना, घायलों का तुरंत इलाज कराना और जन हानि को जितना हो सके कम करना है। साथ ही उन्होंने निगरानी और चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने, वैज्ञानिक तरीके से बचाव अभियान चलाने और किसी भी दूसरी आपदा को रोकने पर जोर दिया। शी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अभी बाढ़ नियंत्रण का बेहद महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, इसलिए सभी क्षेत्रों और संबंधित विभागों को चरम सोच और न्यूनतम स्तर की सोच अपनाते हुए बाढ़ और तूफान रोकथाम के सभी उपायों को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न जोखिमों और खतरों की जांच और सुधार को और मजबूत करने तथा बड़ी व गंभीर आपदाओं को रोककर जनता की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 26 अगस्त को बताया कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 2026 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वह किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर दोनों देशों की राजकीय यात्रा भी करेंगे। चीन भारत सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक 25 अगस्त को चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित हुई। चीनी पक्ष के विशेष प्रतिनिधि केंद्रीय विदेश मामला कार्यालय के प्रमुख वांग यी ने भारतीय पक्ष के विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ चीन भारत सीमा मुद्दे और द्विपक्षीय संबंधों आदि विषयों पर पूरी गहरी दोस्ताना और साफ बातचीत की। इस मौके पर वांग यी ने कहा कि चीन भारत संबंधों का स्वस्थ और सतत विकास दोनों देशों के लोगों के मूल हित ही नहीं बल्कि वैश्विक दर्शन देशों की सामान्य इच्छा और समय के रुझान के अनुरूप भी है। चीन और भारत के बीच संबंध द्विपक्षीय दायरे से आगे बढ़कर वैश्विक और रणनीतिक महत्व के हैं। चीन भारत के साथ रणनीतिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों का विकास करना चाहता है, संपर्क मजबूत करना चाहता है, आपसी समझ बढ़ाना चाहता है, मतभेद दूर करना चाहता है, बाधाओं पर काबू पाना चाहता है और दोस्ताना पड़ोसी व आपसी सफलता वाले साझेदार बनना चाहता है ताकि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नाचना हासिल हो सके। वहीं डोभाल ने कहा कि सतत पूर्वानुमान योग्य और दूरदर्शी भारत चीन संबंधों का विकास दोनों देशों के लोगों के समान हितों के अनुरूप है और एशिया व दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत चीन के साथ रणनीतिक संपर्क घनिष्ठ बनाना चाहता है, आपसी लाभ वाले सहयोग का विस्तार करना चाहता है, बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहता है, सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहता है
और सीमा मुद्दे के समाधान की तलाश करना चाहता है ताकि भारत चीन संबंधों का तेज बेहतर विकास बढ़ सके। 2026 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक की मेजबानी कर रहे चीन ने 17 से 28 अगस्त तक लियाओनिंग प्रांत के तालियन शहर में एपेक की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी बैठक और संबंधित सम्मेलनों का आयोजन किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने व्यापार, परिवहन, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। साथ ही उन्होंने तालियन का दौरा कर पूर्वोत्तर चीन के विकास की गति और संभावनाओं को भी करीब से देखा। इस साल फरवरी और मई में एपेक की वरिष्ठ अधिकारी बैठक और संबंधित सम्मेलन क्रमशः ग्वांगझो और शंघाई में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। ऐसे में तालियन में तीसरी वरिष्ठ अधिकारी बैठक और संबंधित सम्मेलनों का आयोजन एक बार फिर दुनिया के सामने चीन के अलग अलग क्षेत्रों की विकास विशेषताओं को पेश कर रहा है। चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने बुधवार सुबह 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान चीनी उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से चीन के ओपन सोर्स एआई बड़े भाषा मॉडल दुनिया भर में 10 अरब से अधिक बार डाउनलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन एआई जैसी नई पीढ़ी की सूचना प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जारी रखेगा। चीन 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाहन गुणवत्ता और ऑटोनोमस ड्राइविंग की सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान में तेजी लाएगा। इसके लिए स्मार्ट कनेक्टेड एनईवी उद्योग के विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसमें उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शामिल हैं। ये जानकारी चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा बुधवार सुबह आयोजित 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई है। बताया गया है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन के नव ऊर्जा वाहन उद्योग का आकार 10 लाख के स्तर से बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गया। मुंबई में चीनी महावाणिज्य दूतावास ने मंगलवार को राम नारायण रोहिया ऑटोनोमस कॉलेज के सहयोग से दूसरे चीन भारत ब्रिक्स संवाद और चीनी फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर महावाणिज्य दूत छिन चिए और कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुश्री ठाकुर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के करीब 400 शिक्षक और छात्र शामिल हुए। छिन चिए ने कहा कि आज दुनिया में उथल पुथल और तेजी से बदलाव का दौर है। ऐसे में चीन और भारत को एक दूसरे के विकास के अवसर और साझेदार बने रहना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को ब्रिक्स के तहत आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाना चाहिए तथा वैश्विक दक्षिण की एकता और विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दुनिया में शांति और विकास को मजबूती मिल सके। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित स्थायी उप चीनी प्रतिनिधि सुन लेई ने 25 अगस्त को यूएन की 80वीं वर्षगांठ सुधार पहल के बारे में संयुक्त वार्ता में भाषण दिया। इस मौके पर सुन लेई ने कहा कि यूएन 80 से संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास व्यवस्था को गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण मौका मिलता है। चीन व्यापक सदस्य देशों के साथ विवेकपूर्ण और सतत ढंग से यूएन में सुधार बढ़ाना चाहता है ताकि यूएन के विकास का आधार मजबूत हो सके। सुन लेई ने कहा कि सुधार में मुख्य विकास के प्राधिकार को बनाए रखना होगा। प्राधिकार किसी संगठन के लिए काम करने का बुनियादी आधार है और सदस्य देशों के बीच बातचीत से संपन्न दीर्घकालीन और अहम सहमति भी है। सुधार में सभी संगठनों के मुख्य कार्य और तुलनात्मक लाभ की रक्षा की जानी चाहिए ताकि मौजूदा प्राधिकार पूरी तरह से रखा जा सके। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के बारे में बता रहे हैं। उसी के तहत आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई कड़ी जिसका शीर्षक है यूफंग पर्वत की तलहटी में गीत समारोह। जाति की जनसंख्या चीन की अल्पसंख्यक जातियों में सबसे ज्यादा है। इस जाति के लोग क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश में बसे हुए हैं। इसके अलावा यूनान, क्वांगतुंग, क्वेचो और हुनान 4 प्रांतों में च्वांग जाति के कुछ लोग रहते हैं। इस जाति के लोगों के रहने के इलाके आमतौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। च्वांग जाति दक्षिणी चीन की एक प्राचीन जाति है। लंबे इतिहास वाली इस जाति की संस्कृति और कला अत्यंत समृद्ध और रंगीन है। इसकी अपनी विशिष्ट शैली भी बनी रही है। भड़कीला च्वांग ब्रोकेड तो च्वांग जाति की जनता की परंपरागत शिल्प कलाकृति है जो दुनिया भर में मशहूर है। पुष्प पहाड़ की चट्टान पर खुदे हुए भित्ति चित्र का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। च्वांग जाति के लोग गीत प्रेमी हैं। उनके सुरीले गीतों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए च्वांग स्वायत्त प्रदेश को गीतों का सागर कहा जाता है। गीत समारोह च्वांग जाति की जनता के बीच संगीतमय वार्तालाप और गीतों की प्रतियोगिता का एक भव्य समारोह है। च्वांग जाति के लोगों को पहाड़ी गीत गाने का शौक है। हर साल चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार 8वें महीने की 15वीं और 16वीं तारीख को क्वांगशी के सुंदर ल्यूचौ शहर की यूफंग पर्वत की तलहटी में गीत समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रदेश के कोने-कोने से आए प्रसिद्ध गायक गायिकाओं और विभिन्न जातियों के जन समुदाय का रंगमंच पर गीत गाने के लिए स्वागत किया जाता है। साल में एक बार आयोजित होने वाला पहाड़ी गीत समारोह लियू सांचिए नाम की एक लड़की से संबंधित है। लियू सांचिए च्वांग जाति के लोगों के दिलों में एक परी गायिका मानी जाती है। लियू की कहानी पिछले 1000 वर्षों से क्वांगशी की च्वांग जाति के लोगों में प्रचलित है। कहा जाता है कि लियू एक बुद्धिमान, रूपवती, मेहनती और साहसी लड़की थी। वो गीत गाने में अत्यंत कुशल थी। वो अपने पहाड़ी गीतों में प्रकृति की प्रशंसा, मेहनती जनता के इरादे और इच्छाओं को व्यक्त करती थी और जनता पर शोषण और दमन करने वाले जमींदारों के अपराधों का पर्दाफाश करती थी। वो अक्सर विभिन्न जगहों से आए गायक गायिकाओं के साथ
प्रतिगान करती थी। वो च्वांग जाति के लोगों में बहुत लोकप्रिय थी। लिऊ के गीत गायक गायिकाओं और आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वे अक्सर श्रम करने के दौरान और उत्सवों में लिऊ के साथ पहाड़ी गीत गाते रहते थे, जिससे च्वांग गांवों में नया सादृश्य उभर आया। स्थानीय जमींदार मो हायरन को डर हुआ कि ये गरीब लोग गीत गाने के नाम पर कहीं एकजुट होकर उसके शोषण और दमन का विरोध न करने लगे। उसने सरकार के साथ सांठगांठ करके गीत गाने पर पाबंदी लगवा दी। जमींदार मो को ये अच्छी तरह से मालूम था कि लिऊ सांचे गांव के आनियो नाम के एक लड़के से प्रेम करती है, और उसने जानबूझकर उन दोनों को अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लिऊ को अपनी रखैल बनाने के लिए उसका अपहरण किया। लिऊ अपने प्रेमी से अत्यंत प्रेम करती थी और मृत्यु के खतरे के सामने भी नहीं झुकी। इसलिए जैसे तैसे वो जमींदार के चंगुल से निकलने में सफल रही और फिर जमींदार के चंगुल में आने से बचने के लिए इधर उधर भागती छिपती रही। उसके गीत भी उसके पदचिन्हों के साथ साथ पूरे क्वांगशी में फैल गए और च्वांग जाति की जनता के दिलों में बस गए। जमींदार मो अपने अनुचरों को लिए लिऊ का पीछा करता रहा। चीनी चंद्र पंचांग के 8वें महीने की 15वीं तारीख को वो युइफंग पर्वत पर आ पहुंचा और उसने लिऊ को पकड़ लिया। इस वक्त अचानक आकाश में काले घने बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। लिऊ पहाड़ी गीत गाते हुए लुंगथान झील में कूद गई। चुटकियों में ही झील में तेज लहरें उठने लगी और 2 सुनहरी कार्प मछलियां बाहर निकल आईं। एक मछली ने बड़े पत्थर का रूप लेकर जमींदार मो को मार डाला और दूसरी सुनहरी कार्प मछली पर लिऊ सवार हो गई। वो परी गायिका बनकर स्वर्ग में गीतों का प्रचार प्रसार करने चली गई। आज तक युइफंग पर्वत की तलहटी में सांचे चट्टान और प्रतिगान मैदान आदि अवशेष सुरक्षित हैं। बाद में लिऊ सांचे की स्मृति में हर वर्ष 8वें महीने की 15वीं तारीख को यानी शरदोत्सव में विभिन्न जातियों के गायक गायिकाएं आसपास के इलाकों से युइफंग पर्वत की तलहटी में इकट्ठे होते हैं और जी भर कर गीत गाते हैं। धीरे धीरे ये अवसर गीतों का एक भव्य समारोह बन गया। परंपरागत पहाड़ी गीत संवाद के रूप से गाए जाते हैं। एक सवाल पूछता है तो दूसरा जवाब देता है। इन गीतों की लय सुरीली होती है और इसमें स्थानीय शैली और जातीय रंग का पुट भी रहता है। इन गीतों के विषय विविध हैं। उनमें खगोल विज्ञान, भूगोल, श्रम उत्पादन, जीवनोपयोगी जानकारी, फूल, पक्षी, मछली और कीड़े मकोड़े आदि का वर्णन किया जाता है। इस संदर्भ में पहाड़ी गीत गाना च्वांग जाति में विचारों का आदान प्रदान करने, मैत्री बढ़ाने और जानकारी देने का एक खास तरीका है। ही इन पहाड़ी गीतों में प्रेम गीत भी है जो च्वांग जाति के युवक युवतियों के बीच एक दूसरे की आपसी समझ बढ़ाने और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक मुख्य साधन है। शरदोत्सव का पहाड़ी गीत समारोह अविवाहित युवक युवतियों के लिए अपने जीवन साथी को ढूंढने का एक अच्छा मौका माना जाता है। वे गीतों के जरिए
अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं। फिर लगातार संपर्क से आपसी समझ बढ़ जाती है। अंत में वे सगाई करते हैं। गीतों के जरिए जीवन साथी को चुनने का ये विशेष जातीय तरीका है। समय बीतने के साथ साथ पहाड़ी गीत समारोह में एक पुरुष और एक महिला के प्रतिगान के अलावा 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के प्रतिगान का भी उदय हुआ। इसमें वे पहले जैसे केवल प्रेम गीत ही नहीं गाते, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से गीतों की प्रतियोगिता करते हैं। यही वजह है कि आज के पहाड़ी गीत समारोह में कुछ परंपरागत पहाड़ी गीतों के अलावा बाकी ज्यादातर गीत गायक गायिकाओं द्वारा मंच पर ही उसी समय रचकर गाई जाती हैं। ये आशु गीतकार एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब भी गीतों में ही देते हैं। ये आशु गीत गायक गायिकाओं की बुद्धि और अगाध जानकारी का परिचय देती है। जिसकी रचना अद्भुत और भाषा जीवित हो, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। पहाड़ी गीत समारोह में लोग गीत सुनते सुनाते और गीतों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। युफंग पर्वत की तलहटी में गीतों का सागर लहराता है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत युफंग पर्वत की तलहटी में गीत समारोह। पहाड़ी गीत समारोह में युवक युवतियों के बीच शिवछू फेंकने का कार्यक्रम भी होता है। यहाँ हम आपको बता दें, शिवछू का अर्थ फूलदार और रेशमी कपड़े से बनाई गई गेंद से है। विभिन्न गांवों से आई च्वांग जाति की सभी युवतियां हाथों में रंग बिरंगे फूलदार शिवछू लेती हैं। ये शिवछू युवतियां फूलदार और रेशमी कपड़ों से बनाती हैं, जिनके अंदर दाल या बिनौले भरे होते हैं और बाहर से गुलाबी रेशमी धागों से बनी जाली लपेटी रहती है। ये गेंद गोल, चौकोर या बहुकोणीय होती है। बड़ी गेंद मुट्ठी जैसी बड़ी होती है, जबकि छोटी अंडे के बराबर। शिवछू पर रेशमी पट्टी भी लगी होती है और नीचे रेशमी झालर होती है। शिवछू के अंदर भरे दाल या बिनौले युवतियों के दिल में पैदा होने वाले प्रेम के बीज के प्रतीक होते हैं। दरअसल ये युवतियों की शिल्पकला की दक्षता का परिचय देते हैं। शिवछू फेंकने से पहले युवक और युवतियां अलग अलग 2 पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं, फिर पहाड़ी प्रतिगान गाते हैं। यदि युवती किसी युवक को पसंद करती है तो वो अपना शिवछू उसकी तरफ फेंकती है। शिवछू को पकड़ने के बाद यदि वो युवक भी उस युवती से प्रेम करता है तो वो अपने साथ लाया एक छोटा उपहार शिवछू पर बांधकर उस युवती की तरफ वापस फेंकता है। इस प्रकार शिवछू प्रेम का संदेश वाहक है। दोनों की सहमति होने पर दोनों एक साथ शिवछू फेंकने के मैदान से निकलकर कहीं पहाड़ी प्रतिगान गाने चले जाते हैं। इस बार उनके गीत ज्यादातर एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में होते हैं। एक सवाल पूछता है तो दूसरा जवाब देता है। सवाल काफी घुमा फिरा कर पूछा जाता है और जवाब चतुरता से दिया जाता है। अंत में दोनों एक दूसरे को प्रेम स्वीकार करने का उपहार देते हैं। फिर पहाड़ी गीत गाते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं। आमतौर पर च्वांग जाति के युवक युवतियां सगाई के बाद अपने माँ बाप को बताकर स्वीकृति भी लेते हैं। जब दोनों के माँ बाप स्वीकार करते हैं तभी वे कोई शुभ दिन चुनकर विवाह करते हैं। पहाड़ी गीतों का च्वांग जाति के जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध बना रहा है कि इनमें लोरी से लेकर विवाह और यहाँ तक कि मृत्यु से संबंधित गीत भी हैं। तात्पर्य ये है कि जीवन के हर भाव की अभिव्यक्ति गीतों में होती है। 2 दिन का पहाड़ी गीत समारोह तो समाप्त हो जाता है, पर गायक गायिकाओं का उत्साह वर्ष भर बना रहता है। वे
एक दूसरे को अगले वर्ष के शरदोत्सव पर फिर आने के लिए निमंत्रित करते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत यूफंग पर्वत की तलहटी में गीत समारोह। मित्रों, अगली बार हम इसी तरह इनकी किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि गृह स्वामिनी ने अपने पति से पूछा कि वे चारों परमादरणीय महानुभाव एक साथ क्यों नहीं बैठे। ये सुनकर शूकर ने अपनी थूथनी आगे निकालते हुए कहा, हम तीनों गुरुदेव के शिष्य हैं। उसकी आवाज सुनकर वीरान पर्वत पर तो दहाड़ते बाघ के समान सा लगने लगा। वह बुजुर्ग महिला बेहद डर गई। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि सेवक ने वहां आकर सूचना दी, दोनों युवा स्वामी भी यहाँ आ रहे हैं। जब सान चांग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दो युवा विद्यार्थी नजर आए। सूत्र महाकक्ष में प्रवेश करके दोनों ने श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को दंडवत प्रणाम किया। सान चांग ने तुरंत उनके अभिवादन का जवाब दिया। तब खाओ महोदय ने सान चांग के पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर कहा, ये मेरे दो बेटे हैं। इनके नाम खाओ लियांग और खाओ तुंग हैं। ये दोनों दोपहर का भोजन करने विद्यालय से अभी अभी लौटे हैं। जब इन्होंने सुना कि आप सब गुरुजन आ पधारे हैं तो आपके प्रति सम्मान व्यक्त करने आए हैं। सान चांग ने खुश होकर कहा, कितने अच्छे हैं आपके पुत्र। निसंदेह यदि चाहते हो तुम एक उदात्त जीवन साथी तो करो पुण्य कर्म। है अध्ययन पर निर्भर बेटे पोतों की सफलता। दोनों विद्यार्थियों ने अपने पिता से पूछा, ये महानुभाव कहाँ से आए हैं? खाओ महोदय ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
बहुत दूर से आए हैं। इन्हें दक्षिणी जम्बू महाद्वीप के पूरब में स्थित महान थांग सम्राट ने गृध्रकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और वहां से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। विद्यार्थियों ने बताया, हमारा महाद्वीप अपरा गोधनीय महाद्वीप कहलाता है। आपको दक्षिणी जम्बू महाद्वीप से यहाँ आने में कितने साल लगे? सान चांग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं काफी लंबे समय से यात्रा कर रहा हूँ। रास्ते में यात्रा करने वाले दिन कम थे, जबकि रुकने वाले दिन ज्यादा। मेरा सामना बहुत से खूंखार दैत्यों और राक्षसों से हो चुका है और मुझे भारी कष्ट झेलने पड़े हैं। मैं अपने इन तीनों शिष्यों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे संरक्षण प्रदान किया है। आपके शानदार देश में पहुँचने में मुझे कुल 14 शीतकाल और ग्रीष्म काल लगे हैं। अब क्या था, जब विद्यार्थियों ने यह सुना तो उन्होंने महाभिक्षु की बेहद प्रशंसा की और कहा, आप लोग सचमुच परम पावन भिक्षु हैं, सचमुच परम पावन भिक्षु हैं। उनकी बात खत्म होने से पहले ही एक सेवक उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने आ पहुंचा। वह बोला, महानुभावों, शाकाहारी भोजन तैयार है, क्या आप लोग उसमें शामिल होने का कष्ट करेंगे? तब गृह स्वामी ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को अपने अपने कमरे में भेज दिया और खुद उन चारों भिक्षुओं के साथ भोजन करने भोजन कक्ष में चला गया। वहाँ हर चीज बड़े साफ सुथरे ढंग से सजी हुई थी। सुनहरे लेकर की मेजें और काले लेकर की कुर्सियां बड़े सलीके से लगी हुई थी। उन पर सामने की तरफ रंग बिरंगे केक रखे हुए थे, जिन्हें कुशल रसोइयों ने बिल्कुल नई शैली में बनाया था। दूसरी पंक्ति में 5 प्रकार की साग सब्जियां रखी हुई थी, तीसरी पंक्ति में 5 प्रकार के फल और चौथी पंक्ति में 5 प्रकार के औपाहार बड़ी बड़ी तश्तरियों में सजी थी। सभी व्यंजन बेहद स्वादिष्ट, आकर्षक और सुगंधित थे। शाकाहारी सूप, चावल और भाप में पकी रोटियां बड़ी चटपटी, गर्मा गर्म और जायकेदार थी। पेट भरने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद थी। 7-8 सेवक इधर उधर दौड़ते हुए खाना परोस रहे थे और 4-5 रसोइये लगातार व्यंजन तैयार करते जा रहे थे। कुछ लोग सूप परोस रहे थे तो कुछ चावल परोस रहे थे। गुरुदेव और उसके शिष्यों ने भर पेट खाना खाया। प्रस्थान करने से पहले सान चांग ने खड़े होकर खाओ महोदय को धन्यवाद दिया। गृह स्वामी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, गुरुदेव, क्या आप कुछ दिन और इत्मीनान से हमारे साथ नहीं बिताएंगे? जब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की खुशी में समारोह का आयोजन कर लूंगा, केवल तभी आपको आगे जाने दूंगा। उसकी सत्यनिष्ठा और संकल्प को देखकर सान चांग के सामने उसकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया। 5-7 दिन बीतने पर खाओ ने 24 स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के उपलक्ष्य में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। भिक्षुओं ने 3-4 दिन लगातार धर्म सूत्रों के मूल पाठ को लिपिबद्ध किया और फिर बौद्ध धार्मिक अनुष्ठान आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला। इस सिलसिले में उन्होंने महान थांग राज्य में प्रचलित रीति का ही अनुसरण किया। धार्मिक अनुष्ठान 3 दिन तक दिन रात जारी रहा। वज्र संघाराम में पहुंचने की तीव्र लालसा के कारण थांग महाभिक्षु वहां से आगे जाने के लिए आतुर था, इसलिए उसे अपने मेजबान को धन्यवाद देकर उससे विदा मांगी। खाओ महोदय ने कहा, गुरुदेव, आप तो यहाँ से जाने के लिए बहुत ही उत्सुक लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप कहीं नाराज ना हो गए हों, क्योंकि कई दिनों तक हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान में इतने ज्यादा व्यस्त रहे कि आपकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाए। सान चांग ने जवाब दिया, हमने आपके परम उदात्त परिवार को भारी कष्ट दिया है और मैं यह नहीं जानता कि हम आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। हम लोग भला आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब मेरे बुद्धिमान सम्राट ने अनेक साल पहले दर्रे के उस पार से मुझे विदा किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कब तक लौट जाऊंगा। मैंने उनसे झूठ मूठ ही कह दिया कि मैं 3 साल में वापस लौट आऊंगा। तब मैंने सोचा भी नहीं था
कि इस यात्रा में मुझे इतनी ज्यादा देरी हो जाएगी और 14 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। मैं यह भी नहीं जानता था कि धर्म सूत्रों को लाने में मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं। वापस लौटने में मुझे 12-13 साल का समय और लग जाएगा। मैं नहीं जानता कि अपने सम्राट के विवेकपूर्ण आदेश की अवहेलना की मुझे क्या सजा भोगनी होगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे जाने दें। धर्म सूत्रों को लेकर स्वदेश लौटते समय मैं आपकी हवेली में फिर आऊंगा और ज्यादा समय तक आपके साथ रह सकूंगा। अब क्या था, गुरुदेव की बात सुनकर शूकर अपना धैर्य खो बैठा। वह जोर से चिल्लाया, आप मेजबान की इच्छा की जरा भी परवाह नहीं करते गुरुदेव। आपको उनका जरा भी ख्याल नहीं है। वह स्वामी महोदय अत्यंत धनी है। अब वे भिक्षुओं को भोजन कराने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा वे सच्चे दिल से हमसे यहाँ रुकने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर हम लोग 10-12 महीने यहाँ रुक भी जाएं, तो इससे अब कोई हानि नहीं होने वाली। आगे जाने की इतनी जल्दी क्या है? यहाँ के बेहतरीन पकवानों को छोड़कर भोजन के लिए कहीं और भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? क्या आगे आपके नाना नानी का घर आने वाला है? सांचांग ने बौखला कर कहा, अरे ओ जड़ बुद्धि, तुम्हें हमेशा सिर्फ ही अपने खाने की पड़ी रहती है। अगर तुम लोग इतना ज्यादा लालच और मूर्खता दिखाओगे तो मैं कल अकेले ही आगे चला जाऊंगा। गुरुदेव के तेवर बदलते देखकर वानर ने शुकर की गर्दन पकड़ ली और उसके सिर पर एक घूंसा मार दिया। उसने झाड़ लगाई, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। अरे मूर्ख, तुम्हारी वजह से गुरुदेव हमसे नाराज हो गए हैं। भिक्षु रेतात्मा ने हंसते हुए कहा, यह इसी लायक है, यह बिल्कुल इसी लायक है। चाहे यह जबान से एक भी शब्द ना निकाले तो भी देखकर झल्लाहट महसूस होती है। अपनी टांग अड़ाए बिना भला इसे चैन कहाँ। गुस्से के मारे मूर्ख शूकर की सांस तेजी से चलने लगी और वह एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब उसे एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गुरुदेव और उसके शिष्य का गुस्सा देखकर गृहस्वामी खाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव इतना ज्यादा गुस्सा ना करें। आज का दिन आराम से गुजारें। कल मैं ध्वजा, पताकाएं और ढोल नगाड़े मंगवा कर अपने सभी लोगों को और संबंधियों पड़ोसियों को यहाँ बुला लूंगा और फिर हम आपको विदा कर देंगे। जब वे लोग बातें कर रहे थे तभी बुजुर्ग गृहस्वामिनी ने फिर एक बार बाहर आकर कहा, परमादरणीय गुरुदेव, चूंकि आप हमारे घर पधारे हैं इसलिए आपको हमारे अनुरोध इतने हठपूर्वक स्वीकार नहीं करने चाहिए। आपको यहाँ आए कुल कितने दिन हुए हैं? सांचांग ने जवाब दिया, कोई एक पखवाड़ा हो चुका है। बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, यह पखवाड़ा मेरे स्वामी की उपलब्धि है। मेरे पास कुछ जेब खर्च बाकी है जिससे मैं आप सब महानुभावों का एक पखवाड़े तक और सत्कार करना चाहती हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही खौतुंग और उसका भाई फिर एक बार बाहर आ गए और बोले, चारों परम आदरणीय महानुभावों, पिछले 20 साल से ज्यादा समय में हमारे पिताश्री ने जितने भी भिक्षुओं को भोजन कराया है उनमें आप लोगों से श्रेष्ठ कोई भिक्षु नहीं था। अब आपकी कृपा से उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है और आप लोगों ने हमारी कुटिया में आकर उसे गौरवान्वित किया है। हम लोगों की उम्र अभी कच्ची है और कार्य कारण संबंधों को समझना हमारी क्षमता के बाहर है। हमारे माता पिता दोनों ही एक तुच्छ चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों ही पुरस्कृत होने लायक बन सके। ऐसी हालत में आप उनकी बात मानने से इतने हठपूर्वक इनकार क्यों कर रहे हैं? हम दोनों भाइयों ने अपने विद्यालय शुल्क का कुछ अंश बचाया हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप एक पखवाड़े तक हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। उसके बाद हम आपको विदा कर देंगे। यह सब सुनकर सांचांग ने जवाब दिया, मैं तो आप दोनों की परमादरणीय बोधिसत्व माता की
शानदार आव भगत को स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। फिर आप दोनों भाइयों की आव भगत को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरे लिए अब यहाँ रुकना संभव नहीं है। मुझे आज यहाँ से जरूर चल देना चाहिए। कृपया बुरा न माने। अगर मैं आज आगे ना गया तो अपने सम्राट द्वारा निर्धारित समय सीमा का इतनी देर तक उल्लंघन करने के अपराध में मृत्यु दंड से बचना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। जब बुजुर्ग महिला और उसके दोनों बेटों को यह लगा कि सांचांग वहां रुकने के लिए कतई तैयार नहीं है, तो वे अपना सब्र खो बैठे। वे बोले, हम आपसे बड़े सम्मान पूर्वक रुकने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जाने की जिद पकड़े हुए हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए और अपनी बकबक बंद कीजिए। यह कहकर माँ बेटे नाराज होकर घर के अंदर लौट गए। शुकर यह देखकर बोले बिना रह नहीं सका। वह थांग महाभिक्षु से बोला, गुरुदेव, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा मत खींचिए। जैसा कि कहावत है, अगर रुक सकते हो तो जाओ मत। क्यों ना हम 1 महीने तक यहाँ और रुक जाएं, जिससे माँ बेटी भी अपनी इच्छा पूरी कर सके। आपको इतनी ज्यादा जल्दी क्यों पड़ी हुई है? हाँ, महाभिक्षु उस पर एक बार फिर बरस पड़ा। तब मूर्ख शुकर ने अपने मुंह पर खुद ही 2 बार थप्पड़ मारते हुए कहा, खबरदार, जो अपनी बारी आने से पहले मुंह से एक भी शब्द निकाला। वानर और भिक्षु रेतात्मा जो एक तरफ खड़े थे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। थांग महाभिक्षु वानर से फिर नाराज हो गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसने पूछा और अपने हाथ जोड़कर संकर्षण पट मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। यह देखकर वानर इतना ज्यादा डर गया कि उसने तुरंत घुटने टेक दिए और बोल पड़ा, गुरुदेव, गुरुदेव, मैं नहीं हंसा। आप चाहे जो भी करें, कृपया मंत्र किसी भी हालत में ना पड़े, मैं आपसे विनती करता हूँ। यह देखकर कि गुरु शिष्यों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, खाओ ने ठहरने का अपना आग्रह छोड़ दिया। उसने कहा, झगड़ा ना कीजिए गुरुवर, कल सुबह मैं आपको जरूर विदा कर दूंगा। तब वह सूत्र महाकक्ष से बाहर चला गया और अपने सचिव को आदेश दे दिया कि वह अगले दिन सुबह थांग महाभिक्षु को विदा करने के लिए 100 के करीब पड़ोसियों और संबंधियों को निमंत्रण पत्र भेज दे। उसने रसोइयों को आदेश दिया कि वे एक विदाई भोज का आयोजन करें। उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह रंगीन झंडों के 20 जोड़े बनवा लाए, गाने बजाने वालों की मंडली को किराए पर ले आए और दक्षिणवर्ती मठ से बौद्ध भिक्षुओं के एक दल को और पूर्वी शिखर के देवालय से ताओपंथी साधुओं के एक दल को बुला लाए। सुबह के 10 बजे तक सारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। सभी सेवक अपने आदेश को पाकर चले गए। जल्दी ही शाम हो गई और रात का भोजन करने के बाद सभी लोग सो गए। रात के तीसरे और चौथे पहर के आने पर घर के सभी नौकर चाकर जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, बिस्तर छोड़कर उठ गए और अपने अपने काम में जुट गए। भोज की तैयारी में रसोइये व्यस्त हो गए। जिन लोगों को रंगीन झंडे बनवाने का काम सौंपा गया था, वे महाकक्ष के सामने दौड़ धूप करते दिखाई दिए। जिन लोगों को बौद्ध भिक्षुओं और ताओ साधुओं को बुलाने का काम सौंपा गया था, वे जल्दी जल्दी उनके पास जाते दिखाई दिए। जिन लोगों को गाने बजाने वालों का इंतजाम करने का काम सौंपा गया था, वे फुर्ती से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए नजर आए। निमंत्रण पत्र बांटने वाले सेवक चारों तरफ दौड़ते नजर आए। पालकियों और घोड़ों को तैयार करने वाले नौकर चाकर एक दूसरे को आवाजें लगाते दिखाई दिए। वे सभी लोग आधी रात से सुबह तक शोर गुल मचाते रहे और सुबह के लगभग 10 बजे सारी तैयारी पूरी हो गई। यह सब इसलिए हो सका क्योंकि गृहस्वामी का परिवार धनी था। थांग महाभिक्षु और उसके शिष्य भी अगले दिन तड़के ही जाग गए और गृहस्वामी के नौकर चाकर फिर एक बार उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने अपने शिष्य से सामान बांधने को और घोड़े को काठी लगाने को कहा। जब मूर्ख शुकर को पता चला कि वे लोग जाने को तैयार हैं, तो उसने अपना मुंह फुला लिया और नाराजगी दिखाई।
उसने कपड़े इकट्ठे किए, भिक्षा पात्र संभाला और बहंगी को ढूंढने बाहर चला गया। भिक्षु रेतात्मा ने घोड़े की सफाई की, उसकी पीठ पर काठी बांधी और उसे चलने के लिए तैयार कर दिया। वानर ने अपने गुरुदेव के हाथ में 9 गांठों वाला भिक्षु दंड थमा दिया और ताड़पत्र को एक थैली में डालकर उसके सीने के सामने टांग दिया। जब वे लोग चलने के लिए तैयार हो गए तो खाओ ने उन्हें घर के पीछे की तरफ मौजूद एक विशाल महाकक्ष में ले गया। वहाँ उनके लिए एक भोज तैयार किया गया था जो अब तक के भोजों में सचमुच लाजवाब था। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष जब खाओ महोदय के साथ शिष्टाचार पूर्ण वार्तालाप कर रहा था तो एक सेवक ने वहाँ आकर बताया, सभी अतिथि आ गए हैं। ये वे लोग थे जिन्हें गृह स्वामी ने आमंत्रित किया था। पड़ोसी, साला साली, मौसेरे भाई, बहनोई और कुछ ऐसे धार्मिक मित्रगण जो भिक्षुओं को भोजन कराते थे और भगवान बुद्ध का जाप करते थे। सभी लोगों ने नतमस्तक होकर श्रद्धेय धर्माध्यक्ष का अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद सब लोग बैठ गए। वहाँ कक्ष के बाहर सितार और बांसुरी की धुनें बजने लगी। शुक्र के लिए यह शानदार दावत बहुत महत्वपूर्ण थी। भिक्षु रेतात्मा को संबोधित करते हुए उसने कहा, भैया इत्मीनान रखो और जितना खा सको खा लो। खाओ के घर से विदा होने के बाद इतना बढ़िया भोजन और कहीं नहीं मिलेगा। भिक्षु रेतात्मा हंसकर बोला, हा, फिजूल की बातें बंद करो। जैसा कि कहावत है, भोज तुम्हारा हो चाहे कितना ही शानदार, पेट वह कुछ ही देर को भर सकता। बचत से तुम्हारी चाहे चले सारा राह खर्च, पर नाव से पेट में है ठूसा जा सकता। पर नाव से पेट में है ठूसा जा सकता। शुकर बोला, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, बिल्कुल बेकार आदमी हो। अगर मैं आज भर पेट भोजन कर लूंगा तो आने वाले 3 दिनों तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं सताएगी। यह सुनने के बाद वानर ने कहा, अरे मूर्ख, अपना पेट इतना ना भर लेना कि वह फट जाए। अब हमें आगे की यात्रा पर जाना है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैथिली शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। पिछले पाठ में हमने अस्पताल जाकर मरीज देखने के लिए कुछ चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 有没有班车？ शटल बस है या नहीं? 每天几点接送？ रोज कितने बजे आती जाती है? 端午节我们放3天假。 ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। 这张贺卡送给您。 ये बधाई कार्ड आपके लिए है। श्यावथांग जी, मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अस्पताल में दोस्त को देखने के लिए कुछ वाक्य सिखाए। मेरे लिए ये गौरव की बात है। श्रोताओं, अब हम स्कूली जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बाल विहार से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि मैं स्कूल की अध्यापिका हूँ और आप एक बच्चे के पिता। ठीक है, एक बच्चे के पिता के रूप में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि बाल विहार तक आने जाने के लिए शटल बस है या नहीं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि चीनी भाषा में ये वाक्य कैसे कहा जाता है? अवश्य, आप कह सकते हैं, 有没有班车? शटल बस है या नहीं? 有没有班车? 有 इसमें तीसरी टोन है, यानी कि होना। 有 没有
हिंदी में दूसरी व तीसरी दोनों है और मतलब है नहीं होना। 没有 班车 दोनों में पहली दोनों है मतलब है शटल बस। 班车有没有班车有没有班车 शटल बस है या नहीं। आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 您好，请问你们学校有没有班车？我们这儿有班车。有没有है या नहीं।有没有班车 शटल बस 班车有没有班车 शटल बस है या नहीं। 有没有班车 आइए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 您好，请问你们学校有没有班车？我们这儿有班车。 शाहजहां जी मेरा अगला सवाल है कि रोज कितने बजे आती जाती है। आप ऐसे पूछ सकते हैं 每天几点接送 रोज कितने बजे आती जाती है। 每天几点接送每天तीसरी वो पहली दोनों है यानी कि रोज। 每天几点 कितने बजे 几点接送 पहली वो चौथी दोनों है इसका मतलब है आना जाना। 接送每天几点接送每天几点接送 रोज कितने बजे आती जाती है। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 每天几点接送？早上8点去接，傍晚5点送回去。每天 रोज 每天几点 कितने बजे 几点接送का मतलब है आना जाना। 接送每天几点接送 रोज कितने बजे आती जाती है।每天几点接送 राकेश जी चालू साल से ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। बहुत अच्छा है। तुमने अभी कहा 端午节我们放3天假。端午节我们分3天假。端午节 ड्रैगन बोट उत्सव ये चीनी परंपरागत पंचांग के अनुसार 5 मई को होता है। 端午节我们 हम 我们放假 छुट्टी होना दोनों चौथी दोनों है। 放假3天 3 दिन 3天。端午节我们放3天假。端午节我们分3天假। ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 端午节我们放3天假。祝您节日快乐。端午节 ड्रैगन बोट उत्सव 端午节放3天假3 दिन की छुट्टियां होना।分3天假。端午节我们放3天假 ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। 端午节我们分3天假। शाहजहां जी मेरा बच्चा अपने एक पसंदीदा अध्यापक को एक बधाई कार्ड देना चाहता है। चीनी भाषा में ये बधाई कार्ड आपके लिए है कैसे कहा जाता है। बहुत आसान है 这张贺卡送给您。这张贺卡送给你。这 चौथी दोन में अर्थ है ये। 这 张 पहली दोन है ये संख्या व्यक्त करने वाला शब्द है जो अक्सर टिकट व कागज जैसे संख्या बच के पहले आता है। 张 贺卡 चौथी व तीसरी दोन है इसका मतलब है बधाई कार्ड। 贺卡 送 चौथी दोन है इसका मतलब है सौंपना या भेजना। गए तीसरी दोन है अर्थ है देना। 给 您 आप 您这张贺卡送给您。这张贺卡送给您। ये बधाई कार्ड आपके लिए है। आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 这张贺卡送给您。真漂亮，谢谢。这张贺卡 ये बधाई कार्ड 这张贺卡送给您 आपके लिए। 送给您。这张贺卡送给您 ये बधाई कार्ड आपके लिए है।这张贺卡送给您。 अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1। 您好，请问你们学校有没有班车？我们这儿有班车。 बातचीत 2। 每天几点接送？早上8点去接，傍晚5点送回去。 बातचीत 3। 端午节我们放3天假。祝您节日快乐。 बातचीत 4। 这张贺卡送给您。真漂亮，谢谢。
दोस्तों, अभी हमने आज के पाठ की सारी बातचीत सुनी। आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथंग और राकेश वत्स को आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।